On behalf of Daffodils family, we present ये हमने क्या कर दिया 51,000 convenience. what you want या उन्हें बताया नहीं था सर मुझे। नमस्कार, मेरा नाम है दिनेश और अभी हम हैं सीकर के वन ऑफ द बेस्ट सीबीएसई स्कूल डैफोडिल्स वर्ल्ड स्कूल में। आज हम आपकी मुलाकात करने वाले हैं एक खास इंसान से जिन्होंने अपनी सरकारी नौकरी में रहते हुए भी माउंट एवरेस्ट और ग्रीनलैंड की 600 किलोमीटर की आइस शीट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूरा कर अपने गांव, अपने शहर और पूरे राजस्थान का नाम रोशन किया है। आप हैं मिस्टर नीरज चौधरी। आप राजस्थान सरकार के वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट में एक्सीएन हैं और इसी नौकरी पर रहते हुए सर आपने ऐसी उपलब्धियां हासिल करी हैं। और आज डैफोडिल्स वर्ल्ड स्कूल में बच्चों के साथ एक मोटिवेशनल सेमिनार में हमने आपको सुना जिसमें आपने काफ़ी विस्तार से सारी चीज़ें आपने बताई जी। मैं एक बार फिर से आपसे जानना चाहता हूँ ब्रीफ में कि जब आपने ये नौकरी ज्वाइन की, आप गवर्नमेंट नौकरी में थे जिसका सपना हर कोई आज के समय देखता है, कोई भी बच्चा पढ़ता है तो वो यही चाहता है कि उसकी अच्छी से नौकरी लग जाए। आपकी लाइफ तो सारी मतलब शॉर्टेड थी, नौकरी लग चुकी थी, फिर ये सब आपको कैसे क्या आपको ऐसा इंस्पिरेशन आया कि माउंट एवरेस्ट करना है, फिर उसके बाद ग्रीनलैंड करना है और आगे के जो प्लान्स आप कर रहे हैं? देखो, मुझे गवर्नमेंट सर्विस होने के बाद में ये नहीं था कि सिर्फ एवरेस्ट या ग्रीनलैंड ये डिसाइडेड नहीं थे, बट ये था कि समथिंग डिफरेंट सो दैट यू कैन जस्ट एनालाइज योर सेल्फ। खुद को एक कदम और आगे देखने की एक इच्छा थी मेरी हमेशा ही, तो बस मैं वो उस चीज़ के लिए प्रयास कर रहा था और माउंटेनियरिंग एक ज़रिया था, क्योंकि माउंटेनियरिंग मैंने यहाँ आने से पहले ही स्टार्ट कर दी थी। ओके। तो बस उसको धीरे धीरे जहाँ जहाँ मौके मिलते गए, सरकार में कई तरह की सुविधाएं भी आपको होती हैं, तो जैसे जैसे सुविधाएं मिलती गई, परिस्थितियाँ आती गई, कदम दर कदम आगे बढ़ते गए। तो ये आपकी लाइफ में मतलब आपकी जो अर्ली लाइफ है, अर्ली एज है, वो आपका कैसा रहा है? लाइक स्कूलिंग, फिर कॉलेज, ये सब? मेरी स्कूलिंग हिंदी मीडियम स्कूल से हुई है और मैं 12वीं तक जयपुर में पढ़ा हूँ। अच्छा। उसके बाद मेरी इंजीनियरिंग थी MBM इंजीनियरिंग कॉलेज से जोधपुर से, और वहीं से मैंने सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ाई की थी। इसके बाद IIT दिल्ली से मेरा मास्टर्स था एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में, तो ये मेरी पढ़ाई थी। इसके बाद मेरा सर्विस में प्रोफाइल रहे तो मैंने कोल इंडिया जो कि एक महारत्ना ऑर्गेनाइजेशन है वो ज्वाइन किया था, तो कोल फील्ड्स में काम किया। और फिर गवर्नमेंट सेक्टर में यहाँ पे जब नंबर आ गया था, क्योंकि घर पे अपने स्टेट में अगर आपको सर्विस करने का मौका मिले तो शायद एक ये खुशी की बात होती है। तो मैं भी बस मेरे स्टेट के लिए, मेरे ज़िले के लिए या फिर मेरे परिवार के लिए वापस आया यहाँ पे। तो ये बिल्कुल परिस्थितियाँ रही पहले की। ये बहुत अच्छी बात है। और क्योंकि आपने जब बहुत अच्छे से पढ़ाई करी, आप पढ़ाई के दम पे ही आपने गवर्नमेंट जॉब हासिल करी और आज आप डैफोडिल्स वर्ल्ड स्कूल में बच्चों के साथ आप रूबरू हुए, उनसे आपने काफ़ी सारी बातचीत करी। कैसा एक्सपीरियंस रहा? सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ आज के सेमिनार का। देखिए, जब भी मैं बच्चों को कुछ डिलीवर कर रहा होता हूँ तो मुझे एक फील ये आती है कि मैं उनमें एक सपना देखता हूँ, उनमें एक उम्मीद देखता हूँ और उनमें कहीं ना कहीं खुद को भी देखते हैं कि एक स्टेज में हम भी कभी इसी तरह से थे। तो शायद कुछ लोगों ने हमें ठीक बताया या ठीक रास्ते दिखाए, या फिर क्योंकि मेरा फोकस रहता है कि मेहनत पे भरोसा करना है, तो शायद वही चीज़ हमें डिलीवर करनी चाहिए। क्योंकि अगर सिस्टम को, अगर नए बच्चों को, नई जनरेशन को आप अगर कुछ अच्छा डिलीवर कर सकते हैं तो ये आपका सिर्फ एक शौक़ नहीं होना चाहिए, ये आपकी ज़िम्मेदारी भी बनती है। तो बस मैं मेरी जिम्मेदारियां उठा रहा हूँ। पढ़ाई के साथ आपने फिज़िकल एक्टिविटीज़ में या फिज़िकल हेल्थ पे, इस पे भी आपने काफ़ी जोर दिया, काफ़ी एम्फेसाइज़ किया और आपने अपनी लाइफ में भी काफ़ी कुछ किया है, लाइक माउंट एवरेस्ट एंड ऑल। तो आप कितना ज़रूरी मानते हैं एक स्टूडेंट की लाइफ में फ़िज़िकल हेल्थ को, उसके ऊपर मतलब कितना आप रखते हैं कि लाइक बच्चों को ध्यान देना चाहिए, कितना करना चाहिए, किस एज में करना चाहिए? देखिए, फ़िज़िकल स्ट्रेंथ को मैं पढ़ाई जितना ही इम्पोर्टेंट मानता हूँ, क्योंकि फ़िज़िकल स्ट्रेंथ आपको मेंटल हेल्थ की तरफ लेके जाती है। तो ये उसका एक प्रीकर्सर कह लीजिए फ़िज़िकल स्ट्रेंथ। तो ये शुरुआत में छोटे बच्चे हैं तो उनको जितने भी गेम्स वो खेल सकते हैं, क्योंकि गेम्स आपको एक इंसान बनने की तरफ लेके जाते हैं, आपको हारने और जीतने
के अंतर को ख़त्म करना सिखाते हैं, खेलना सिखाते हैं, एक आप में एक अच्छी भावना को हमेशा ज़िंदा रखना सिखाते हैं। तो खेल इसलिए ज़रूरी होते हैं। और फिर धीरे धीरे, क्योंकि आजकल जो बच्चे स्ट्रेस में जा रहे हैं या फिर गलत दिशा में जा रहे हैं, तो स्पोर्ट्स और फिज़िकल आपकी कंडीशनिंग एक ऐसा ज़रिया है जिससे सिर्फ बच्चे ही नहीं, मतलब उनकी आने वाली जनरेशन भी, वो भी एक अच्छाई की तरफ जा सकते हैं। तो इट इज़ एज़ गुड एज़ लाइक यू आर स्टडिंग। तो बहुत ज़रूरी है। मतलब मुझे कोई कहे कि पढ़ाई और स्पोर्ट्स में से सिर्फ एक को चूज़ करना हो, तो मैं पहले थोड़ा स्पोर्ट्स को कर लूँगा, क्योंकि स्पोर्ट्स करने वाला बच्चा पढ़ भी लेगा। पढ़ाई इतनी मुश्किल नहीं होती है जितना उसको बनाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, इतनी मुश्किल नहीं है। राइट। लाइक जैसे डैफोडिल्स वर्ल्ड स्कूल में भी स्पोर्ट्स पे काफ़ी ध्यान दिया जाता है। काफ़ी सारे तरीके के स्पोर्ट्स हैं जो यहाँ पे खेले खिलाए जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे खेला है। लेकिन पहले के ज़माने में इस तरीके से बात होती थी कि अगर पढ़ाई की बजाय अगर आप खेल में ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो ख़राब होगे, पढ़ोगे तो आप अच्छे अधिकारी ऑफिसर्स बन जाओगे। लेकिन अब शायद समय बदल रहा है और इसी की ज़रूरत है, जो पेरेंट्स, स्कूल सभी महसूस कर भी रहे होंगे। तो आप जब पढ़ रहे थे तब स्कूल्स में ये कैसा सिनेरियो था कि पढ़ाई को, स्पोर्ट्स को कितना ध्यान देते थे? देखिए, तब से और अब में परिवर्तन तो आया है, लेकिन किसी भी स्टूडेंट के स्पोर्ट्स में मतलब एक डायरेक्शन में जाने या उसको कैजुअल खेलने में थोड़ा फ़र्क होता है। ओके। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो हमारा एनवायरनमेंट डिसाइड करता है कि हमें क्या करने को मिलेगा। तो आजकल जैसे अच्छे स्कूल्स हैं तो उनमें फैसिलिटीज़ हैं, तो वो एक पर्यावरण तो देते ही हैं वहाँ पे। अब बात आती है उसको अवेल करने की। तो पहले ये होता था कि सिर्फ ज़ोर होता था, आपकी इच्छा है तो किया, लेकिन पहले स्कूल के बाद बहुत खेलना हो जाता था। अभी वो मिसिंग हो गया है। शायद पहले स्ट्रेस कम था, अभी स्ट्रेस को स्ट्रेस बता के बच्चों को थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो फ़र्क तो बहुत आया है, और अच्छे स्कूल की वजह से उनमें डेवलपमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जो अगर कहीं पे भी किसी भी स्कूल में सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं, तो शायद वो स्कूल्स अपनी तरफ से अच्छा डिलीवर करने की एक दिशा में जा रहे हैं। तो मेरा तो यही रहता है कि अपॉर्चुनिटीज़ दीजिए, जो उनको अवेल करेगा, जो अच्छे से उनमें एक्सेल करेगा, उसके पास मौके दूसरे स्टूडेंट्स के बनस्पत थोड़े ज़्यादा आएंगे। अच्छा, आपने स्ट्रेस की बात की। आज आप तो मतलब लाइक माउंट एवरेस्ट आप चढ़े हैं, जहाँ पे इंसान को अपनी ज़िंदगी का भी खतरा रहता है। ग्रीनलैंड का जो 600 किलोमीटर का पेच है वो आपने पूरा किया, जहाँ पे मतलब आप किसी तरीके का सपोर्ट भी आपको किसी और का नहीं था। तो ऐसे टाइम में आपने स्ट्रेस को या जो वहाँ की जो परिस्थितियाँ, उनसे पैदा होने वाले खतरे को आपने कैसे मैनेज किया? क्या चीज़ों का आप ध्यान रखते थे? नॉर्मली ऐसा होता है, जब ऐसी परिस्थितियों में होता हूँ तो मैं मेरे अच्छे वक्त के बारे में सोचता हूँ। अच्छा। मतलब जिस परिस्थिति में मैं हूँ उसके बारे में ज़्यादा ना सोच के मैं घर के बारे में सोच लेता हूँ, अपने दोस्तों के बारे में सोचता हूँ। तो क्योंकि उनके जो भी उनके सपोर्ट्स रहे होते हैं, तो वो एक अच्छा ही स्ट्रेंथ देती है। तो उसको डील करना हमें आना चाहिए। तो वो आपको एक बहुत ही मजबूत सहारा देती है ऐसी मुश्किल परिस्थितियों में, क्योंकि वो परिस्थिति आपके सिर्फ उसको हावी हो जाने से कभी दूर नहीं होगी। उसमें आपको एक्शन करना पड़ेगा। एक्शन करने के लिए आपका दिमाग ठीक होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग आपकी ठीक होनी चाहिए, और इन सब के लिए आपको एक जो सपोर्ट, जो सहारा, जो इमोशनल बॉन्डिंग आपकी होती है। तो एक अच्छा इंसान बनने की तरफ चाहे स्कूल हो चाहे कॉलेजेस हों, उनकी कोशिशें ज़्यादा होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप सिर्फ इंटेलेक्चुअल बनते जा रहे हैं तो शायद एक बड़े हिस्से में आप एक कमी छोड़ते जा रहे हैं। तो इंटेलेक्चुअल होने के साथ में आपको एक इमोशनल साइड भी ज़िंदा रखना चाहिए। प्लस एक कोशिश और करनी चाहिए कि एक इंसान 10 जगह हर दिशा में जिसको सफलता, सो कॉल्ड सफलता कहा जाता है, वो संभव नहीं होता है। इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि जो कुछ क्षेत्र जिसमें हम बेहतर कर सकते हैं या जिसमें हमें खुद से उम्मीद है, हमें उसमें थोड़ा गहराई से और लंबे वक्त तक प्रयास करने चाहिए। तो ये चीज़ें सिखाई जानी चाहिए कि सिर्फ इंटेलेक्चुअल बनना काफ़ी नहीं है। आप जैसे बहुत ही विषम परिस्थितियों में आपने काम किया है, आपकी जो अचीवमेंट्स हैं वो उन्हीं में है।
क्या ऐसे चैलेंजेस हैं जो आपने इन दोनों यात्राओं के दौरान आपने फेस किए और कैसे आपने उन चैलेंजेस का सामना किया? क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपने उन्हीं यात्राओं के दौरान आपने सीखी? क्या लर्निंग आपकी बेसिकली रही वहाँ से? जैसे मेरी पुरानी ट्रेनिंग्स हमेशा अच्छी रही हैं, तो आई कुड डील स्ट्रेस इन अ वेरी वेल मैनर। लेकिन एक मुझे किस्सा एवरेस्ट का याद है, जब बैक टू बैक साइक्लोन्स आए, हम लोग कैंप 2 पे फंसे रहे, तो उस वक्त को मैनेज करना, क्योंकि वहाँ पे हर मोमेंट ऐसा लगता था कि ये मोमेंट ख़त्म होगा या नहीं होगा, तो वो वक्त अपने आप में बहुत लंबा होता जाता है। तो ऐसी परिस्थितियों में सिर्फ कभी कभी वक्त को पास ऑन करना भी आना चाहिए। तो बहुत सिंपल तरीके से कभी मैं जो हमेशा बोलता हूँ कि डू वेरी ऑर्डिनरी थिंग्स इन दोज टाइम्स, तो वो ऑर्डिनरी थिंग्स के ऊपर हमें रुक जाना चाहिए। क्योंकि वहाँ आप सोचें कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ होगा, तो ऐसा तो नहीं होगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिर्फ नेचर करेगी। ऐसा ही ग्रीनलैंड के वक्त एक किस्सा मुझे याद है। 21वें दिन मेरी जो स्लेड थी, स्लेड में पूरा फ्यूल स्पिल हुआ, पूरा खाना ख़राब हो गया, और खाने में अब इट्स लाइक कि आई एम कंज्यूमिंग केरोसिन ऑल द टाइम्स। तो वो मैंने 10 दिन तक खाया। फिर तो आपके पास जो ऑप्शन है, आपको काम उसी में करना पड़ेगा। अब आप रो के करो या हंस के कीजिए, ऑप्शन आपके पास में, चॉइसेस आपकी हैं। तो इससे अच्छा है कि उसको हंस के ख़त्म कर दिया जाए। तो बस ये है कि आम ज़िंदगी में वहाँ से कम दिक्कतें हैं। यहाँ पे हमारे पास वी हैव इनफ लग्जरी, हमारे पास सब कुछ है यहाँ पे, हवा, पानी, खाना, घर, सुविधाएं सब है। तो यहाँ तो शिकायतें नहीं होनी चाहिए। शिकायतें कम करो तो ज़िंदगी में ज़्यादा सही रहेगा थोड़ा। लेकिन जब ऐसा हो कि आप बहुत सारा पैसा लगा के, बहुत सारी मेहनत करके आप माउंट एवरेस्ट जाने का सोचो, आप प्लान करो, और आप जब पहुंच रहे हो, रास्ते में जब हो आपको पता चले कि आप कोविड पॉजिटिव है, तब इंसान लगता है ना शिकायत करे ही। देखो, एक बार तो शौक लगता है, ये हुआ था, एक बार शौक लगा था, लेकिन फिर दूसरा ऑप्शन यही होता है कि नाउ व्हाट, अब क्या करना है। तो ऐसी परिस्थिति में देखिए, आपको शौक की परिस्थिति होना या फिर कोई भी एडवर्स रिएक्शन आना एक नेचुरल चीज़ मानी जानी चाहिए। इसको आप अननेचुरल तरीके से नहीं मानिए। किसी को स्ट्रेस होता है, एंग्जाइटी होती है, दीज आर वेरी नेचुरल थिंग्स इनिशियली। लेकिन आप उसमें एक लंबे दौर में यदि फंसे रहते हैं, वो नेचुरल नहीं है। तो वो रेस्पॉन्स टाइम जितना फास्ट होगा आपका, ये पीरियड आपका जितना कम होगा, उतनी बेहतरी की तरफ आप खुद को लेते जाएंगे। तो मेरे साथ भी होता है, इफ़ समथिंग इज़ हैपनिंग ऑल ऑफ ए सडन, तो मेरे नेचुरल रिएक्शंस ही आते हैं। लेकिन फिर दूसरा रिएक्शन मेरा यही आता है कि अब मुझे क्या करना है या फिर टीम को क्या करना है। तो हम बहुत जल्दी उस फेज़ में चले जाते हैं कि एक्शन मोड में, कि अभी काम क्या करना है। तो ये शायद ये गैप ख़त्म करना ही पूरी सिखलाई और पूरी ट्रेनिंग्स है, बाकी सब नॉर्मल है। ग्रेट। अभी हमने आपके एक्सपीरियंस के साथ साथ में ये भी जाना कि आप फ्यूचर के लिए कुछ और बड़ा प्लान कर रहे हैं। ग्रीनलैंड का 600 किलोमीटर के बाद में अब आप साउथ पोल के 1200 किलोमीटर के लिए तैयारी कर रहे हैं। मैं उसकी तैयारी तो मैं लगातार कर रहा था। इस बार चांस भी था, नवंबर में स्टार्ट होना था, बट ड्यू टू फाइनेंशियल क्राइसिस सिचुएशन नहीं बन पाई। वी कुड नॉट मटेरियलाइज इट। बट अभी भी उस चीज़ को लेके हम प्रयासरत हैं। तो सब ऊपर वाले ने चाहा, ठीक ठाक रहा, तो हम नवंबर 2025 में स्टार्ट करेंगे। और साउथ पोल एक्सपीडिशन भी लगभग 1200 किलोमीटर का है, ग्रीनलैंड से लगभग 2 गुना, और करीब 50 से 60 दिन लगते हैं, 2 महीने लगते हैं इसको पूरा करने में। इसको हम सोलो और अनसपोर्टेड तरीके से करने की प्लानिंग कर रहे हैं अभी। तो तैयारियां भी उसी तरह से हैं, तो सब ठीक रहता है तो बिल्कुल उसको पूरा करेंगे। और ये भी स्टेट के लिए और देश के लिए बहुत ही मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि ये एग्ज़ाम्पल ठीक इस मायने में रहेगा कि एक आम इंसान भी कुछ कर सकता है। खुद को महान बताने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक आम इंसान को सपने देखने का पूरा हक है, उनको जीने का पूरा हक है, उसको मेहनत करने का जो ज़रिया मिलता है उसमें मेहनत करे और आगे बढ़े। बहुत बढ़िया। बच्चों के साथ आपका इंटरेक्शन तो हुआ, लेकिन फिर भी मैं ये चाहता हूँ कि इस वीडियो को जो भी लोग देख रहे हैं, तो उनमें बच्चे भी हो सकते हैं, उनके पेरेंट्स भी हो सकते हैं। ऐसे लोगों को आप अपनी जो लाइफ लर्निंग्स हैं उनसे क्या आप उन्हें एडवाइस करना चाहेंगे? क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं, बच्चों को पढ़ाई के लिए भी पुश करते हैं, या बहुत सारे
गलत न्यूज़ भी जो हमें सुनने को मिलती है, काफ़ी सारे अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स भी होते हैं, तो ऐसे में आप पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के लिए क्या कहना चाहेंगे? मेरा सबसे ज़रूरी जो एक रिक्वेस्ट रहती है वो पेरेंट्स से रहती है कि बच्चों पे ज़्यादा बोझ ना डालें उम्मीदों का, खुद की उम्मीदों का। ये चीज़ रहती है क्योंकि उनकी परिस्थितियाँ मैं भी समझ सकता हूँ एज ए पेरेंट भी और एज ए ह्यूमन बीइंग भी। तो एक तो बोझ नहीं डालना चाहिए। हर बच्चे की अपनी एक काबिलियत है। जी, सिर्फ इंजीनियरिंग करना या फिर डॉक्टर बनना या किसी XYZ एग्ज़ाम में आपको क्लैरिटी लेके आना, वो कम से कम मेरी तो प्रायोरिटी नहीं रहती है। अगर उसका नेचुरल इंस्टिंक्ट इन चीज़ों की तरफ जाता है तो यस सर्टेनली उसे मेहनत करनी चाहिए और रिज़ल्ट्स को एब्सोल्यूट टर्म में नहीं देखा जाना चाहिए कि पास या फेल, नहीं। मेहनत और उसके बाद में उसको करने के जो तरीके हैं वो तरीके ठीक होने चाहिए। मेहनत देर सवेर सर आपको कुछ ना कुछ दे के जाएगी। और स्टूडेंट्स से, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत यंग एज में, टेंडर एज में होते हैं, तो आसपास के माहौल को खुद पे ज़्यादा हावी ना होने दें। ये खुद से खुद की जंग होती है हमेशा। ये आपकी एक भीड़ से नहीं है। तो खुद को रोज़ इवॉल्व करें। आप अगर सही गलत का फ़ैसला लेना भी सीख जाते हैं तो ये एक आपके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। तो अंधी दौड़ में नहीं पड़ना चाहिए। बिल्कुल। ज़िंदा रहने की कोशिश करनी चाहिए, ज़िंदा दिली की बात करनी चाहिए और जीने की बात करनी चाहिए। तो ये चीज़ हमें सीखनी चाहिए। बहुत बढ़िया, हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आखिर में बस मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज आप स्कूल में आए, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा स्कूल को लेकर, स्कूल के बच्चों को लेकर कैसा एक्सपीरियंस रहा? क्या आपको लगता है कि जिस तरह के स्कूल्स आज के समय पे होने चाहिए बच्चों को बेटर ह्यूमन बीइंग बनाने के लिए और उनकी लाइफ में ज़्यादा सक्सेसफुल बनाने के लिए, डैफोडिल्स को लेकर क्या कहना आपका? देखिए, जितना मेरा बच्चों के साथ में इंटरेक्शन रहा, मैं जब भी बच्चों के साथ इंटरेक्ट करता हूँ तो एक्चुअल में मैं मेरी खुशी के लिए करता हूँ। और क्योंकि हमें कभी किसी ने कुछ ठीक बताया तो मैं उस चीज़ को डिलीवर करने की एक छोटी सी कोशिश करता हूँ मेरे जो भी टारगेट्स हैं उसके लिए। सबसे बड़ी बात, जब मैं बच्चों को देखता हूँ कि वो अपने सवाल कर सकते हैं, 200-300 बच्चों के बीच में बैठ के वो अपनी बात को अच्छे से रख सकते हैं, सुन सकते हैं, गलतियों को मान सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। अगर ये छोटी छोटी चीज़ें अगर वो कर रहे हैं तो शायद स्कूल उनको एक सही दिशा में ले जाने का प्रयास अच्छे स्तर पे करता है। तो मेरा जो ऑब्जर्वेशन रहा वो ये रहा और मैं उम्मीद करूँगा कि बच्चे और बेहतर करें। दे मस्ट हैव देयर ओन एवरेस्ट। उनके अपने ग्रीनलैंड होने चाहिए, उनके अपने साउथ पोल्स होने चाहिए। ढर्रे पे एक या फिर एक ही दिशा नहीं होती है। आपके डायमेंशन अपने हिसाब से हो सकते हैं। तो आप वो कीजिए जिसमें आपको लगता है कि आप बेहतर कर सकते हैं। और जब आपको जो काम दिया गया है वो काम आपको पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से करना चाहिए। बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे नीरज चौधरी सर को। किस तरीके से आपने माउंट एवरेस्ट करने के बाद में ग्रीनलैंड का चैलेंज लिया और इसके बाद में आप साउथ पोल एक्सपीडिशन का चैलेंज आप लेके रखे हैं और उसे पूरा करने के लिए आप जी जान से तैयारी भी कर रहे हैं। और ऐसा ही कुछ स्कूली एज में स्टूडेंट्स को करना होता है कि आपके 10th-12th के बोर्ड्स होते हैं, उसके बाद में आपके नए चैलेंजेस होते हैं और वो आपको पूरे करने होते हैं और उनको पूरा करने के लिए पूरी शिद्दत से मेहनत भी करनी होती है। जैसे नीरज सर ने करी वैसे ही आपको करनी होती है। इस इंटरव्यू से काफ़ी कुछ सीखने को हमें मिला और इसी तरीके से हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप अपने फ्यूचर जो एक्सपीडिशंस हैं वो आप पूरे करेंगे और बच्चों के लिए और बहुत सारा नॉलेज और लर्निंग्स हैं वो उनके साथ आप शेयर करेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी व्यूअर्स भी सर के लिए दुआ करेंगे कि उनके आने वाले समय में जो भी एक्सपीडिशंस हैं वो पूरी हो। सर, हमारे साथ समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और स्कूल आकर आपने जो बच्चों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और इनवाइट करने के लिए भी और बच्चों से इंटरेक्शन करने के लिए उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चे अपनी ज़िंदगी में कुछ बेहतर दिशा में और प्रयास करेंगे। जी बिल्कुल सर। तो आप देख रहे थे इस वीडियो को डैफोडिल्स वर्ल्ड स्कूल के यूट्यूब और फेसबुक चैनल पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं ताकि आने वाले समय में भी इसी तरह की और मोटिवेशनल स्टोरीज आप तक पहुंचती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।